नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम जवाब लेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले का जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार से जवाब मांगा है और पूछा है कि आखिर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में कैसे धर्म के आधार पर किसी धार्मिक इंस्टीट्यूशन को फंडिंग की जा सकती है। क्या जो आरोप लगते रहे कि मदरसों में केवल आतंक की पढ़ाई होती है, वहां से आतंकवादी निकलते हैं, ऐसे मदरसों पर रोक लगा देनी चाहिए। इन सारे मुद्दों पर आज हम बात करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट जिसमें हम बता रहे हैं कि आखिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एग्जैक्टली क्या डायरेक्शंस दिए हैं, उत्तर प्रदेश से सरकार से क्या जवाब मांगे हैं, उसको पहले देख लेते हैं। उसके बाद अपने मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। क्या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य मदरसों को फंडिंग कर सकता है? क्या मदरसे अनुच्छेद 28 के तहत धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं? क्या मदरसों में महिलाओं के प्रवेश पर रोक है? क्या मदरसे मौलिक अधिकारों के तहत सभी धर्मों के विश्वासों को संरक्षण दे रहे हैं? क्या यहाँ अनुच्छेद 21 और 21A के तहत खेल के मैदान हैं? क्या सरकार दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों के धार्मिक शिक्षा संस्थानों को फंड दे रही है? ये वो सवाल हैं जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से पूछे हैं। दरअसल मदरसा अंजुमन इस्लामिया फैजुल उलूम की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई है। याचिका में मदरसा प्रबंध समिति की तरफ से पदों के सृजन के लिए सरकार द्वारा आवेदन खारिज करने के फैसले को चुनौती दी गई। ऐसे में जस्टिस अजय भनोट की एकल पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से सवाल किए हैं और 4 सप्ताह में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का वक्त दिया है। मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी, लेकिन तब तक ये सवाल लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। राज्य सरकार मदरसों को फंड देती है, ये बात तय है, लेकिन वो मदरसे जहां से एक बच्चे को विज्ञान और तकनीक से दूर कुरान की तालिबानी शिक्षा देकर जिहाद की तरफ धकेला जाता है। इस बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यही उठता है कि एक धर्मनिरपेक्ष हिंदू देश में आखिर सांप्रदायिक इस्लामी मदरसे हैं ही क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो मदरसे पे जो फंडिंग हो रही है उस फंडिंग को लेकर के सवाल उठाए हैं हाईकोर्ट ने और सरकार से जवाब मांगा है कि आखिर धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर फंडिंग कैसे की जा सकती है किसी शिक्षण संस्थान को। इसी पे आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा के लिए होंगे डॉक्टर HS रावत, हिंदू धर्मगुरु हैं, डॉक्टर अश्वनी दुबे, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के हैं, और इसके अलावा मौलाना हमीदुल्लाह खान राजशाही होंगे, मुस्लिम स्कॉलर के रूप में हमारे सभी मेहमान जुड़ गए हैं और सभी मेहमानों का स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत मैं मौलाना साहब आपसे करूँगा कि जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये सवाल पूछा है सरकार से कि क्या धर्मनिरपेक्ष राज्य में किसी धार्मिक संस्थान को धर्म के आधार पर जो केवल धार्मिक शिक्षा देती है वैसे संस्थानों को फंडिंग की जा सकती है या नहीं की जा सकती। अब तक सारी सरकारें, जितनी भी सरकारें आई हैं, सब मदरसों को और धार्मिक संस्थानों को फंडिंग देती रही है, लेकिन कोर्ट ने जो पूछा है उसके बाद से शायद ये जो फंडिंग है वो बंद हो सकती है। क्या कहना है आपका कि आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस फैसले पे या ये जो सवाल पूछा गया है उस पर? जी मुकेश कुमार जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है बहुत अच्छा है, हम उसका स्वागत करते हैं। और मेरे मन में बहुत टाइम से ये बात भी चल रही थी कि ये ऐसा होना चाहिए। ये जो कुरान की तालीम लेता है, इस्लाम की तालीम लेता है, वो अपने खर्चे पे लेना चाहिए, अपने पैसे लें, सरकार के पैसे क्यों लें। और अगर फंडिंग सरकार करती है तो उसमें एजुकेशन होनी चाहिए, कंप्यूटर भी होने चाहिए, हिंदी भी होनी चाहिए, इंग्लिश भी होनी चाहिए, ताकि मदरसे से जब पढ़ के निकले बच्चा तो खाली वो हाफिज़ कुरान ना हो, मौलवी ना हो, मुफ्ती ना हो, बल्कि वो MBBS डॉक्टर भी बने, IAS भी बने, IPS भी बने। मदरसे से पूरी तालीम होनी चाहिए। सरकार अपनी देख रेख में मदरसों को चलाए और हर तरह से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी हमारे हिंदुस्तान में धर्म जाति के लोग रहते हैं सब मिल करके मदरसे में जाएं और सब एक साथ पढ़ें। किसी एक धर्म या किसी एक जाति के लिए ये सही नहीं है, बिल्कुल सही। बिल्कुल, आप स्वागत कर रहे हैं, अच्छी बात है। क्या आपको लगता है कि मदरसे जो अप्रासंगिक हैं, मदरसों को जिस तरीके से असम में ये फैसला किया गया कि मदरसों को बंद किया जाए और उसको हाई स्कूल में कन्वर्ट कर दिया जाए, जहां पर सभी विषयों की पढ़ाई हो, वहां पर जो मॉडर्न शिक्षा है वो शिक्षा दी जाए लोगों को, विद्यार्थियों को, तो जिस तरीके से असम का मॉडल है, क्या आपको लगता है कि वो मॉडल पूरे देश में अपनाया जाना चाहिए? जी बहुत अच्छी बात है, ये मॉडल पूरे देश में अपनाना चाहिए। जो मदरसे गली गली घर घर कूचे कूचे खोल रखे हैं लोगों ने, इसको अपना कारोबार
अपना धंधा बना लिया है और चंदा करते हैं। जो ज़कात निकलती है मुसलमानों की, अगर तमाम मुसलमानों गरीबों को बांट दी जाए, इतनी ज़कात निकलती है हिंदुस्तान में, तो हकीकत में कोई मुसलमान गरीब नहीं रहेगा। लेकिन ये मदरसे जो खोल लेते हैं, अपने अपने कारोबार बनाते हैं, इन सब मदरसों में ताला डाल देना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। सिर्फ वो मदरसे चलने चाहिए जो सरकार एडिट है, गवर्नमेंट में एडिट है, जो पुराने मदरसे चल रहे हैं, उनको भी सरकार अपनी देख रेख में चलाए, अपने संज्ञान में सारी बात रखें, उनका ऑडिट हो, उनका पूरा। नहीं, लेकिन ये जो आप ये तो दो तरह की बात हो गई ना मौलाना साहब, ये आपने दो तरह की बात करी। एक तो आज़ाद मदरसा को आपने बंद करने के लिए बात कही है, तो वो तो अवैध है, उसको तो बंद किया ही जाना चाहिए, जिसका कोई रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है। लेकिन सरकार ने तो जो सवाल पूछा गया है, इलाहाबाद कोर्ट ने जो पूछा है, वो तो वैसे ही मदरसों के बारे में पूछा है जिनको सरकार अनुदान देती है। अनुदान पे ही तो सारा मामला है। आप कह रहे हैं कि सरकार जो कहती, जो अनुदान दे रही है वो चलते रहना चाहिए, वो क्यों चलते रहना चाहिए? उसी पे तो सवाल किया है। उस पर इस तरह से नहीं चलना चाहिए, इस तरह से आप चल रहे हैं। जो इस्लामी खाली पढ़ाई हो उसमें पूरी तरह से दुनिया की भी हाई स्कूल, हमने बताया कन्वर्ट हाई स्कूल में कर दें, वो इस तरह से हो जाए, सभी पढ़ाएं, सभी धर्म की पढ़ाई उसमें हो, हिंदी इंग्लिश पूरी तरह से होनी चाहिए। हो ये तो बात है, लेकिन अब तक तो नहीं हुआ है ना, अब तक तो नहीं हो रहा है। तो यही सवाल पूछा गया है कि क्यों, जब जब मॉडर्न किया जाएगा, चेंज किया जाएगा, तब तो ठीक है, लेकिन अभी तो फिलहाल बंद किया जाना चाहिए इसको, या ऐसे मदरसों को असम के आधार पर, जैसे असम में जो मॉडल अपनाया गया है, जो चेंज कर दिया गया उसको आधुनिक स्कूल में, मॉडर्न स्कूल में उसको चेंज कर दिया गया हाई स्कूल तक, तो ऐसे मदरसों को बंद कर देना चाहिए। इसकी प्रासंगिकता क्या है? क्यों आज के लोग जो है कुरान क्यों पढ़े, और इस्लामिक शिक्षा से किसका भला होने वाला है? कुरान तो एक जो जिंदगी सुधारता है, अखलाक सिखाता है, इस्लाम सिखाता है, आखिरत सुधारता है। कुरान की तालीम अपनी जगह अलग है, दुनिया की तालीम अलग है। हमारे नबी ने फरमाया कुरान में ही, नहीं, जब गीता वेद पुराण उपनिषद जब नहीं पढ़ाया जाता है जब किसी इंस्टीट्यूट में, तो फिर मदरसे में केवल कुरान क्यों पढ़ाया जाए? सरकार के पैसे से आप कैसे पढ़ा सकते हैं? आप अपने घर में पढ़ाइए, उसके लिए तो कोई मस्जिद में पढ़ाइए, अपने घरों में पढ़ाइए, कोई उस पर रोक नहीं है। लेकिन सरकार से पैसा लेकर के आप किसी एक धर्म के अनुयायी को, एक धर्म के बच्चों को आप केवल उसका कुरान पढ़ाएंगे तो आपत्ति तो जताएंगे ना लोग। बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपका सवाल बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छी बात है। मदरसे में केवल कुरान की तालीम नहीं होनी चाहिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप भी कह रहा हूँ आपसे बार बार, वहाँ पे हिंदी इंग्लिश हर तरह की तालीम होनी चाहिए, पूरी एजुकेशन वहाँ पर देनी चाहिए, चाहे कोई बच्चा आए सबका वहाँ पर एडमिशन होना चाहिए। नहीं, वो तो बात, ये तो प्रावधान है, लेकिन इसको मानता कौन है? ये ऐसा थोड़ी है जो कहा नहीं, कहा तो ये गया है। और पेपर पे तो मदरसों में आप देखेंगे जो अंग्रेजी, विज्ञान और सारी चीजें पढ़ाई जा रही है, विज्ञान भी पढ़ाई जा रही है, अंग्रेजी भी पढ़ाया जा रहा है, गणित भी पढ़ाया जा रहा है, लेकिन सिर्फ पेपरों पे। अंदर में आप जाइएगा तो केवल कुरान पढ़ते हुए लोग, बच्चे झूल झूल करके कुरान की आयतों को याद कर रहे हैं। तो ऐसे मदरसों को तो बंद ही किया जाना चाहिए ना। और अगर आप केवल कुरान पढ़ाने तो दूसरे धर्म के ग्रंथों को भी पढ़ाइए, आप बाइबल भी पढ़ाइए, वहाँ पे गीता भी पढ़ाइए, वहाँ पे वेद पुराण वो भी पढ़ाइए। नहीं, ऐसा नहीं है, सभी ऐसे नहीं है, पांचों उंगली बराबर नहीं होती। हमारा मेरठ मदरसा इस्लामी अरबी अंदर कोट गुजरी बाजार मेरठ शहर में चल रहा है, 140 साल पुराना है। वहाँ पर आप आके देखिए, वहाँ पर पूरी तालीम होती है, हिंदी भी, इंग्लिश की भी और कंप्यूटराइज भी, सारे वहाँ पर पूरी तरह से पूरी तालीम होती है। हर धर्म के बच्चे वहाँ पर आते हैं, लड़कियां भी आती हैं, लड़के भी आते हैं, सब वहाँ पढ़ते हैं। जिस मदरसे की आप बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं उस मदरसे से पढ़ करके कोई डॉक्टर बना हो, इंजीनियर बना हो, IAS बना हो, IPS बना हो, या देश की सेवा में लगा हो, सेना बना हो? किसी का नाम? सेना में है, मदरसे में हमारे कई बच्चे हैं जो सेना में हैं, जो वहाँ से तालीम हासिल करके सेना में आर्मी में गए हैं। वो कई लोग हैं, 4-5। बिल्कुल मैं आप बने रहिए हमारे साथ। सैफ खान, कांग्रेस नेता सैफ खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, फोन लाइन पे है, उनसे वीडियो संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा। सैफ खान जी, स्वागत है आपका। और ये जो सवाल जो हाईकोर्ट ने पूछा है योगी सरकार से, यही सवाल मेरा भी आपसे है कि क्या धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर किसी इंस्टीट्यूशन को, मदरसा को खासतौर पर फंड सरकार कर सकती है? क्या किया जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ जो है मौका मिला। फंडिंग्स की, जहां आप धार्मिक उसकी बात कर रहे हैं, तो हमारे देश में चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या मदरसों की बात करें या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन की बात करें जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, तो वो ऑलरेडी कुछ जो है वो ऑलरेडी इनरोल्ड हैं। तकरीबन 550 तो उत्तर प्रदेश में हैं मदरसे ऐसे जिनको जो है गवर्नमेंट फाइनेंस करती है। तो बहरहाल जो कोर्ट की टिप्पणी है अपनी जो है वो किस डायरेक्शन में जाती है, ये तो कोर्ट अपना डिसाइड करेगा इस चीज के लिए। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आजकल हमारे देश में ये धर्म के नाम पे या धर्म के नाम पे जो चर्चा है, जब भी इलेक्शंस करीब आते हैं, ये क्यों इतनी तेज बढ़ जाती है?
इसके बहुत स्पेसिफिक रीजन है। हमारे देश में रुक जाइए, घबराइए मत। हमारे देश में जैसे अंग्रेजों ने लोगों को अलग अलग बांट के जो सियासत की है और हमारे देश में राज किया है, उसका बड़ा स्पेसिफिक रीजन था। रावत जी, मैं आ जाऊंगा आपके पास, मैं इनकी बात सैफ खान जी की बात सुनते हैं, फिर आएंगे आपके पास। बात है, रावत जी इतनी जल्दी घबरा जाते हैं, बौखला जाते हैं। आप रावत जी से अगर ये पूछूंगा कि रावत जी पीयू रिपोर्ट क्या कहती है, सुन लीजिए, SHI रिपोर्ट क्या कहती है। बिल्कुल, मैं ये सवाल सैफ खान जी इसका भी जवाब दीजिए जो रावत साहब पूछ रहे हैं। हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं मुझे मालूम नहीं। ठीक है रावत जी, आप पहले पूछ लीजिए, जो पूछना चाहते हैं पूछिए, उसके बाद मैं जवाब लूंगा सैफ खान से। जी आप बोलिए रावत जी, क्या पूछना चाह रहे थे आप? सैफ खान जी, इतने साल कांग्रेस की सरकार रही, आखिर सब लोगों का टैक्स होता है, उसमें हिंदू का भी होता है, ईसाई का भी होता है, सिख का होता है। उस टैक्स के पैसे को आपने धार्मिक कट्टरता फैलाने वाले मदरसों को अनुदान क्यों दिया? जबकि आप ही के शिक्षा मंत्री रहे बहुत सारे, उन लोगों ने हिंदुओं के ऊपर पाबंदी लगा दी कि आप शिक्षा के अंदर रामायण, गीता और ये महाभारत नहीं पढ़ा सकते। कारण क्या था? मुझे लगता है जानकारी आप लेके बात किया करिए। पहली बात तो, एक तो जाहिलों की तरह आप बीच में जो है चिल्लाना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले जानकारी लीजिए कि देश की जब हमारी सरकार थी तो सुन लीजिए और संसदीय भाषा का प्रयोग ना करें, सम्मान से बात करें एक दूसरे। सुन लीजिए सैफ खान जी जाहिल शब्द वापस लीजिए, आप। मैं जवाब देता हूँ। HS रावत जी धर्मगुरु हैं, सम्मानित धर्मगुरु हैं जी। अरे सुन लीजिए साहब, आप सवाल का जवाब देंगे। आप कैसे पैसा दे सकते हैं हमारे टैक्स का? आपकी सरकार ने क्यों पैसा दिया? मैंने तो जाहिर ये पूछा था आपसे। अच्छा, और उत्तर प्रदेश मैं तो आपसे प्यार से बात कर रहा था। सैफ खान तमीज नाम की तो तुझे चीज नहीं है। अरे साहब, आप अपनी टेप रिकॉर्डर बंद करिए, अब सुनिए। उत्तर प्रदेश की सरकार है वो योगी जी की है, भारतीय जनता पार्टी की है। सुनिए, सुन तो लीजिए। वो जो फाइनेंस करती है मदरसों को, अरे साहब ये अपना टेप रिकॉर्डर बंद करवाइए पहले इनका। तमीज बात करने की तुझे तमीज नहीं है? तुझे नेता किसने बना दिया? इनको अपना टेप रिकॉर्डर। ठीक है रावत साहब आप मैं एक बार नहीं, आप जाहिल शब्द, सैफ खान साहब आप जाहिल शब्द का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। आपको अपने शब्द वापस लेने चाहिए। चलिए आप स्टार्ट कीजिए। अच्छा, मैं आप इनको ये जानकारी दे देता हूँ कि मैंने इनको क्यों कहा है। सुन लीजिए अब। अरे सुन लीजिए ना, अरे अपनी बदतमीजी और अपनी जानकारी अपनी तरफ रखिए। उत्तर प्रदेश में जो है सरकार योगी जी की है, वो कैसे फंड कर रही है मदरसों को? सुन लीजिए, ठीक है, बारी से पार्टी के राज्य हैं। मैं बताता हूँ आपको, इन लोगों को कोई जानकारी होती नहीं और ये बैठ जाते हैं। आप जानकारी लेके बात करिए। क्या जानकारी दे रहे हैं आप बताइए, क्या जानकारी, क्या बता रहे हैं आप? बेटा रहता है ना, तुझे जानकारी है ना? अरे साहब जानकारी लेके बात करूँ ना। साहब खान जी ठीक है, मैं जानकारी की बात करने के लिए मैं अश्वनी दुबे जी के पास जाता हूँ। वरिष्ठ अधिवक्ता है हमारे साथ और जानकारी इनके पास पूरी है। जो जानकारी आप इनसे ले सकते हैं। अश्वनी जी, सब ये जो चर्चा चल रही है और खासतौर पे आर्टिकल 28 को आधार बना करके कोर्ट ने ये सारे सवाल किए, क्या है 28 आर्टिकल, ये जरा बता दीजिए हमारे जितने भी मेहमान हैं उनके लिए भी, जो दर्शक सुन रहे हैं उनके लिए भी, कि क्या ये आर्टिकल 28 का उल्लंघन है जिस तरीके से किया जा रहा है? क्या जो प्रेम्बल में, जो संविधान के प्रेम्बल में जो लिखा हुआ है, प्रस्तावना में जो लिखा हुआ है, क्या उसकी भावना के खिलाफ है कि आप मदरसा को फंडिंग कर रहे हैं? अश्वनी जी। में बड़ा ही कहना चाहिए कि देश के परिप्रेक्ष्य में इम्पोर्टेंट बहस हो रही है। सबसे पहले मैं अपने मित्र सैफ को और अपने मित्र और आदरणीय धर्मगुरु रावत साहब को निवेदन करूंगा कि 2 मिनट के लिए मेरी बात। जी ये आवाज आ रही है? हाँ जी, बीच में कट रही है लेकिन अब आ रही है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, क्योंकि हम जब 28 में आने से पहले हमें 14, 15, 21 को जानना बहुत जरूरी है। जब राइट टू इक्वालिटी की बात आती है तो राइट टू इक्वालिटी में मंदिरों के साथ दोहरा बर्ताव और मस्जिदों के साथ दोहरा बर्ताव, गिरजाघरों के साथ दोहरा बर्ताव, माने 3 डिफरेंट पैरामीटर्स नहीं हो सकते। भारत के संविधान का अनुच्छेद 26 साफ तौर पर कहता है कि हर व्यक्ति को
अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, हर धर्म के व्यक्ति को अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को बनाने का, बचाने का, मेंटेन करने का, प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। अब देखिए कहाँ यहाँ पर विरोधाभास है मुकेश जी कि अब जब भारत के संविधान का अनुच्छेद 26 भेदभाव नहीं करता, तो रिलीजियस इंडोमेंट एक्ट ला करके जो भारत के मंदिर हैं उन मंदिरों को सरकार अपने नियंत्रण में ले लेती है। और जो मदरसे या मस्जिद या वक्फ बोर्ड या चर्च की प्रॉपर्टी जो होती हैं उनको माइनॉरिटी प्रॉपर्टी करके प्रोटेक्ट कर देती है। यानी भारत के अनुच्छेद 26 के एकदम विपरीत कार्य होता है। अब भारत के संविधान का अनुच्छेद 30 कहता है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, माने 26 और 30 कितना विरोधाभास है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो है मुकेश जी, वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को माइनॉरिटीज ही प्रोटेक्ट करेंगी। यानी 26 के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ 30 में आप कहते हैं कि माइनॉरिटीज प्रोटेक्ट करेंगे और 28 में आप कहते हैं कि ग्रांट इन देंगे आप। माने सवाल यह है कि वो ग्रांट इन मुकेश जी किसके पैसे से? मुकेश जैसे के पैसे से, डॉक्टर एच.एस. रावत के पैसे से, अश्विनी दुबे के पैसे से, सुरेश चौहाड़के जी के पैसे से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। वो कौन सी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन? मैं एक बात समझ सकता हूं कि आप ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जिस शिक्षा में हर धर्म के व्यक्ति को आप मदरसे में शिक्षा दे रहे हो। आप पर्टिकुलर बच्चों को पिक करते हैं और जो इतिहास रहा है मुकेश जी 90% केसेस में इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कहती है कि उन मदरसों में किसी व्यक्ति को सामाजिक रूप से सुदृढ़ बनाने की शिक्षा देने के बजाय रिलीजियस प्रीचेस की बात होती है। यानी आपके मुकेश जी टैक्स के पैसे से भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 के कॉन्ट्रेरी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के कॉन्ट्रेरी, और भारत का बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है केशवानंद भारती, फैज भाई बहुत विद्वान काबिल प्रवक्ता है। केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है मुकेश जी? सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या है मुकेश जी? इस धर्म के, पंथ के, इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति। तो मेरा ये कहना है कि विरोधाभास फिर क्यों डॉक्टर एच.एस. रावत जो स्कूल चलाएंगे उनको ग्रांटीनेट क्यों नहीं मिलेगा? मुकेश जी अगर कोई स्कूल चलाएंगे, धार्मिक कर्म कांड की शिक्षा देंगे, उनको ग्रांटीन क्यों नहीं मिलेगा? और इसीलिए जो रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट, इसका मैं एक और एडवांस वर्जन पे आ जाता हूँ। रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट ला करके चाहे शारदा देवी मंदिर हो, चाहे माता वैष्णो देवी का मंदिर हो, चाहे तिरुपति बालाजी का मंदिर हो, तमाम मंदिरों की संपत्तियों को और जगहों पर और उनको मॉडरेट करने के लिए, एक और छोटी सी बात 10 सेकेंड और उनको कंट्रोल करने के लिए आप किसको बिठा देते हैं? जो व्यक्ति उस रिलीजन का नहीं होता, उसको उसके संस्कार पता नहीं होते और उस पैसे को स्टेट में बाकी धर्म के लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च किया जाता है। यानी एक तरफ बड़ा विरोधाभास आप देखिए। इसलिए मैं समझता हूं कि जो कोर्ट की टिप्पणी है, अब आ जाते हैं कोर्ट की टिप्पणी पर। कोर्ट की टिप्पणी बड़ी प्रासंगिक है और इसका एक और लाइन में आगे लेकर के चलता हूं। मद्रास हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि आप किस आधार पर, इस केस के अलावा भी 2 महीने पहले जजमेंट आई, हम लोगों ने साफ तौर पर उसने कहा, अगर मेरी आवाज आ रही हो? जी आ रही है सरकार, कि आप किन परिस्थितियों में हिंदू मंदिरों के साथ, हिंदू मंदिरों में इकट्ठा किए गए फंड को बाकी जगहों पर लगा रहे बिना हिंदुओं की इच्छा के विरुद्ध। तो मैं समझता हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपने मुद्दा छेड़ा है बड़ा प्रासंगिक। मुकेश जी आपको बहुत बहुत साधुवाद इस विषय पर मुझे डिस्कशन के लिए बुलाने के लिए। बिल्कुल, तो मुझे लग रहा है जितने भी हमारे मेहमान हैं वो सुन लिए होंगे। और सैफ खान जी, मैं वापस आपके पास जाना चाहूँगा। अब जो आप बोलना चाहते हैं अब आप बोलिए, और ये जो सवाल और जो क्लियरिटी अश्वनी दुबे जी ने दी है उस पर क्या आपको बोलना है? क्या अभी भी आप कहेंगे कि जो फंडिंग दी जा रही है सरकार की तरफ से वो फंडिंग दी जाती रहनी चाहिए या उसको बंद करना चाहिए? और मुकेश जी जो मैंने बोला था, क्या मुझे नॉलेज नहीं थी? बिल्कुल, जो मैंने बोला, जो अश्विनी जी ने बिल्कुल बोला, अश्वनी जी ने बिल्कुल जो रावत जी कह रहे थे, अश्वनी जी ने वही चीज कही। क्या आप अश्वनी जी ने जो कहा है, क्या आप उसको भी काट रहे हैं या उसको भी लग रहा है कि उसमें कोई गलती है, आप सुधारना चाह रहे हैं, करेक्ट करना चाह रहे हैं? आप कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अश्वनी जी ने जो बात की वो ये भी आपके मंदिर का भी जिक्र किया कि उसके लिए जो फंडिंग आती हैं उसको फंडिंग को दूसरी जगह इस्तेमाल करने की भी बात की गई। हमारे देश में चाहे वो धार्मिक कोई भी रिलीजियस की कोई भी जगह हो, ठीक है ना, उसके लिए या कोई भी यात्रा निकाली जाती है, जब भी धर्म यात्रा के लिए जो निकलते हैं उसके लिए भी सरकारें फंडिंग करती है। तो क्या मेरा ये सवाल है अश्वनी जी से,
या फिर आप जो ये भारतीय जनता पार्टी के जो मुझे लगता है कि सपोर्टर जो बैठे हुए हैं, क्या उसके लिए भी आपत्ति है? अरे कानून को और ज्यादा हीरो मत बनो और ज्यादा अपने आप को सुपर माइंडेड मत बनो। आई समझ में, मैं भारतीय जनता पार्टी का नहीं हूँ, हिंदू धर्मगुरु डॉक्टर एच.एस. रावत मेरा नाम है, समझे? मेरी आवाज साहब वो अश्वनी जी से पूछ रहे थे, वो अश्वनी जी से पूछ रहे थे। तुम मेरे साथ बैठ चुके हो, अपने आप को राहुल गांधी करने की कोशिश मत करो, ठीक है ना? चापूसी करनी तो वहां करो राहुल गांधी की। ये भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं, फलाने बैठे हैं, तुम मेरी आवाज को नहीं पहचान रहे कि डॉक्टर एच.एस. रावत तुम्हें? अच्छा रावत साहब बताइए ना, आवाज को पहचानना नहीं, मैं तो जो मेंटालिटी है उसको बहुत अच्छी तरीके से पहचानता हूँ, मुझे मत बताइए। ठीक है, आपने जो सैफ खान आपने जो सवाल किया है वो सवाल, उस सवाल का जवाब अश्वनी जी देंगे। सैफ खान जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? अश्वनी दुबे जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने जो कहा था उस पर कुछ सवाल थे आपके, पूछ सकते हैं आप। सबसे पहले मेरा जो है अश्वनी जी और बात हैं समर्थक भारतीय जनता पार्टी के, उनसे सवाल है कि जो सरकारें तीर्थ यात्राओं के लिए फंडिंग करती है, क्या उसको भी रोक देना चाहिए? क्या ये कहना चाहते हैं? कौन सी फंडिंग आप ये बताइए। और करती है सरकार, कौन सी फंडिंग करती है मुझे बताइए। हज के लिए देती है ना, हज वाला बोल रहे हैं क्या? नहीं साहब, मैं तो तीर्थ यात्राओं के लिए बोल रहा हूँ। मैं हज को तीर्थ यात्रा नहीं मानते आप? धार्मिक यात्राओं के लिए बोल रहा हूँ। सुन लीजिए, आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये नहीं जानते कि कोई धार्मिक यात्राओं के लिए गवर्नमेंट फंडिंग करती है, ये कह रहे हैं क्या आप? कौन कह रहा है ये? मैं ये कह रहा हूँ, आपने कहा धार्मिक यात्राओं के लिए सरकार फंडिंग करती है, बताओ ना किससे फंडिंग करती है? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि नहीं करती है फंडिंग, ये कह रहे हैं? हाँ, इनका यही कहना जी, ये नहीं करते हैं, हज यात्रा के अलावा कहीं पे फंडिंग नहीं करती। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे कहीं पे भी कोई भी सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, दिल्ली की सरकार चारधाम यात्रा के लिए अपने ले जाती है लोगों, बुजुर्गों को ले जाती है, बुजुर्गों को लेके जाती है, वो भी फंडिंग करते हैं ना, उसको भी फंडिंग बोलते हैं ना साहब। हाँ ठीक है, लेकिन ये जो है ना, ये धार्मिक, ये इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है। नहीं बात देखिए, मैं केवल हज को जो पैसा दिया जाता है उस पर बात नहीं हो रही, उस पर बाद में बात करेंगे, उस पर भी आपत्ति है, लेकिन उस पर बाद में बात करेंगे, अभी इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है। देखिए, इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं और मैं इंस्टीट्यूशन पे स्पेसिफिकली और बता दूं जी अश्वनी जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, आ रहा हूं जी। और आपने जो मदरसों को टारगेट करके उसमें टेररिज्म का बोला, आप जानते हैं कि हमारे देश में कितने सारे आईपीएस और आईसीएस जो हैं मदरसों के पढ़े हुए हैं? नहीं भाई, तो मैं पूछ रहा हूँ, आंकड़े बताइए ना मुझे, तो मेरे पास जो आंकड़े, वो आंकड़े बताइए ना, कौन है जो मदरसा से पास होकर के आईएएस आईपीएस बना? मैं तो पूछ रहा था जी, मैं वही पूछ रहा हूँ, आप साहब खान बताइए, यही तो मैं पूछ रहा था, जो मदरसे से पढ़ के कौन से हुए आईएएस आईपीएस, जरा बताइए मुझे। अब्दुल कलाम आजाद। अब आप कहिए राजा राम मोहन राय, प्रेमचंद, वो भी कह दीजिए आप। अरे वो जमाना, ये जमाना, उस समय कोई नहीं कह रहा था कि मदरसे को बंद कर दो, उस समय आतंकवादी नहीं तैयार हो रहे थे वहां पे। नहीं, उस समय नहीं हो रहे थे आतंकवादी तैयार, आज तैयार हो रहे हैं आतंकवादी, आज हो रहे हैं तैयार, तभी तो सवाल पूछा जा रहा है। आज हो रहा है ना, आज हो रहा है, आज हो रहा है का क्या मतलब है? आपने जो है सभी मदरसों का नाम लिया, यहाँ तक कि जहाँ पे अब्दुल कलाम साहब जो है हमारे देश के, है ना, जो वो भी देखिए, ये एक्सेप्शन एग्जिस्ट एवरीवेयर, ये एक्सेप्शनल केस है। आप जो है एक्सेप्शनल केस से आप जनरलाइज नहीं कर सकते, एक्सेप्शनल केस को जनरलाइज आप नहीं कर सकते। अश्वनी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? अश्वनी जी माफी मांगी अब जो है चैनल, ठीक है, अश्वनी जी बोलेंगे, अश्वनी जी बोलेंगे। नहीं, पहले तो आप माफी मांगेंगे, उसके बाद अश्वनी जी किस बात की माफी? इस बात की माफी मांगेंगे कि आपने मदरसों को ये बोला कि टेररिज्म करते हैं, बहुत सारे हाँ टेररिज्म करते हैं। अभी बांका में जो विस्फोट, बांका में, बिहार के बांका में मस्जिद के अंदर में मदरसा में जो विस्फोट हुआ था, तो वहां क्या पढ़ाया जा रहा था? 2 आदमी की मौत हुई, 4 आदमी जो घायल हुए भाग गए, नहीं तो क्या पढ़ाया जा रहा था? अरे जितने भी मदरसे सामने आए सब में आतंक की पढ़ाई होती है। माफी नहीं मांगूंगा, मैं दोबारा कह रहा हूँ इस बात को, आतंक की पढ़ाई होती है, आतंकवादी तैयार होते हैं वहां पे, बंद कर देना चाहिए, सरकार को फंडिंग भी नहीं देना चाहिए। अब्दुल कलाम साहब जो पढ़े, मैं एक्सेप्शनल केस की बात नहीं कर रहा हूँ, आप एक्सेप्शनल केस को जनरलाइज करके पेश कर रहे हैं। ज्यादातर मदरसों में आतंक की पढ़ाई होती है, खुश हो गए आप? ज्यादातर मदरसों, ठीक है, मैं एडिट कर रहा हूँ अपनी बात को, ज्यादातर मदरसों में आतंक की पढ़ाई होती है, ज्यादातर मदरसों में
आतंकवादी तैयार किए जाते हैं। खुश? ये आप चलिए सूचनाएं जो है अश्वनी जी, अश्वनी दुबे जी, आपसे मैंने पूछा, बताओ कौन से IAS IPS निकले हैं, कौन से IAS IPS निकले हैं मदरसे से पढ़ के? आप बोल रहे थे ना, नाम बताइए ना, पांच के नाम बता दीजिए, 5 के नाम बताइए आप। मैं बताता हूँ आपको। हाँ बताइए। अभी चैनल पे सुन लीजिए, चैनल पे अभी चैलेंज करके आपको बोलता हूँ, मैं और जो है IPS और ICS को। चलिए ठीक है, आप गूगल कर रहे हैं, आप गूगल करके आप देख लीजिए, आप गूगल करके देख लीजिए, तब तक मैं अश्वनी जी से पूछ रहा हूँ। अश्वनी जी मैं एक बार नहीं, आप गूगल कर लीजिए साहब खान जी, आपको गूगल पे ही भरोसा, आप गूगल कर लीजिए। अपने मित्र बड़े भाई डॉक्टर रावत से आग्रह करूंगा कि मुझे 10 सेकंड का और समय दें सैफ अली खान का थोड़ा ज्ञानवर्धन करने के लिए। आप एकदम लीजिए अपनी दुबे जी, आप बिल्कुल पूरा टाइम लीजिए जी। सैफ जी, बेसिक स्ट्रक्चर और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर, उसका डॉक्ट्रिन है जो SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, क्योंकि संविधान आप मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आप मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बहुत भरोसा है आपको, सुप्रीम कोर्ट की बातों पर बहुत चलते हैं, संविधान के हिसाब से काम करते हैं, आपके लिए संविधान सर्वोपरि है। उस डॉक्ट्रिन की बात कर रहा हूं साहब भाई, कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट ने SR बोमई यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, AIR 1994 सुप्रीम कोर्ट 1918 ने कहा कि सेक्युलरिज्म इस देश का बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। और यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने आगे, रिलीजन और पॉलिटिक्स ऑफ फंडिंग टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस कैन नॉट बी मिक्स्ड टुगेदर, और रिलीजन हैज नो प्लेस इन द मैटर ऑफ एजुकेशन इन स्टेट। अब मैं आपको बताता हूं, उसके बाद जो बेसिक स्ट्रक्चर है साहब भाई, उस बेसिक स्ट्रक्चर के मुताबिक गवर्नमेंट की जो फंडिंग होती है, पहले तो सबसे पहले तो इस देश में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की जरूरत आज के हिसाब से नहीं है, क्योंकि 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है। उन 8 राज्यों में देश में कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन उन अल्पसंख्यकों के लिए नहीं। तो बेसिकली जिस दिन संविधान बना है उस दिन की परिस्थितियों के बाद आज की जो परिस्थिति है, नंबर 1, और नंबर 2, जिस दिन संविधान की रचना हुई उस रचना का बेसिक प्रियम्बल आर्टिकल 26 कहता है कि हर धर्म के व्यक्ति को अपने चैरिटेबल अपने इंस्टीट्यूशंस का, अपने धार्मिक स्थानों को बनाने का, तो 2 सेट ऑफ रूल इस देश में नहीं हो सकते। एक सेट ऑफ रूल मेरे लिए, एक सेट ऑफ रूल डॉक्टर मौलाना के लिए और डॉक्टर रावत के लिए और डॉक्टर सैफ के लिए। कि डॉक्टर रावत तो जो अपने कमाई की गाढ़ी कमाई से स्कूल चलाएं और लोगों को शिक्षा दें, ज्योतिष की शिक्षा दें, ज्योतिष के बारे में बताएं, शास्त्रों के बारे में बताएं, और दूसरी तरफ वही एक इंस्टीट्यूशन को हमारे जो कमाई है वो कमाई दे दी जाए। और लास्ट में पता चलता है, अभी मुकेश जी ने कहा, देश को पता है, एक व्यक्ति रूल आउट नहीं कर सकता कि किस तरह की शिक्षा चलती है। माफ कीजिएगा, मैं बहुत सेक्युलर व्यक्ति हूं, लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन और धर्म दोनों साथ बिल्कुल, हमारे पास समय की कमी है, शॉर्ट में बिल्कुल जी बिल्कुल। इसलिए अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो जो फंडिंग्स होती हैं वो कॉन्ट्रेरी टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। एक बात, आखिरी बात जी मुकेश जी, ओवर टू यू जी। साहब जी कुछ बोलना चाहेंगे? हमारे पास वक्त की कमी है, जवाब देना चाहेंगे? पहला जवाब मैं आपको देना चाहूंगा। शाहिद रजा खान, ठीक है, मदरसे के बारे में और बंद कर देना चाहिए, और IAS इस्लाम जो है सूफी चटाई पर फला है, गरीबी में फला है। टॉप किया था नबी ने कभी किसी से मदद नहीं ली, आपने इस्लाम को जो कुरान की तालीम दी है। चलिए ठीक है, ये अगर जिस मदरसे से वो पास किया है, मैं चाहूंगा वो मदरसा बंद ना हो, वहां से ऐसे IPS निकलते रहे, लेकिन बाकी मदरसे जहां आतंकवादी तैयार हो रहे हैं उन मदरसों पे मेरा सवाल है। मैंने कहा कि कुछ मदरसे जो अच्छे हैं चलाते रहिए उसको, लेकिन फंड जो है आप कीजिए ना, वो भी धर्म के आधार पर अगर कर रहे हैं तो फंड भी आप खुद कीजिए। या तो फंड सरकार सबको दे, केवल माइनॉरिटी को क्यों? धर्म के आधार पर चलने वाले सारे को दीजिए, या तो सारे को बंद कीजिए। यहाँ तो समानता का अधिकार है ना सबको। अगर आर्टिकल 40 कहता है कि सब कोई कानून के सामने सभी बराबर हैं, तो सबको मिलना चाहिए, सबका बंद होना चाहिए। सवाल इसी बात पे है, और ये सवाल जो पूछा है इसका जवाब क्या देती है योगी सरकार? 6 अक्टूबर को जवाब देना है, 6 अक्टूबर तक इसका इंतजार रहेगा, और 6 अक्टूबर का जो भी आता है उसके बाद फिर हम आपके मुखातिब होंगे। हमारे साथ जितने भी मेहमान जुड़े, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े और अपनी बातें रखिए। अश्वनी जी आपका, HS रावत जी आपका, सैफ खान जी आपका, और हमारे साथ जो जुड़े थे हमीदुल्लाह खान साहब मौलाना जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये जो चर्चा है वो चर्चा आगे भी जारी रहेगी कि 6 अक्टूबर को जब जवाब दाखिल करेगी योगी सरकार, उस जवाब में क्या कहती है। उसके बाद से एक नई बहस और होगी कि सही में जो मदरसे जो आज आतंक की पढ़ाई कराने के लिए जाने जाते हैं, जिस तरीके से मदरसों में ब्लास्ट होते हैं, मदरसे से आतंकवादी छुपाए जाते हैं, आतंकवादी निकाले जाते हैं, इस तरीके की घटना के बाद जो है इंप्रेशन बड़ा खराब है, छवि बड़ी खराब हुई है। और उसी के बाद से ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये मदरसे आज प्रासंगिक हैं, क्यों ना इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं उनका कोई भविष्य नहीं है, वो देश के किसी काम नहीं आ सकते। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।